हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल 2024 की जो नई नोटिफिकेशन आई है उसके बारे में। इस वीडियो में हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पूरी डिटेल से देखेंगे। इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि इस वैकेंसी में कितनी सीट हैं, चयन प्रक्रिया क्या होगा, क्या सिलेबस है, एज लिमिट क्या है, वेतन कितना होगा, ये सारे पॉइंट पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और ये आरपीएफ कांस्टेबल का पे ग्रेड क्या है, लेवल क्या है, इसके बारे में फुल एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि रखी गई है वो 15/4/2024 है, यानी 15 अप्रैल 2024 से ये क्या हो जाएगा, आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आवेदन जमा करने की समाप्ति तिथि, आवेदन जमा करने का लास्ट डेट जो है वो 14/5/2024 तक रात्रि 11:59 यानी 12 बजे तक है। उसके बाद देखेंगे कि संशोधन शुल्क के भुगतान के सहित आवेदन पत्र में सुधार के लिए संशोधन विंडो, मतलब कि ये संशोधन करने के लिए क्या होगा कि 14/5 को लास्ट होगा फॉर्म भरने का। उसके बाद 15/5 से लेकर 24/5 तक क्या होगा, इसको एडिट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। उसमें भी क्या लगेगा, संशोधन शुल्क के साथ ये किया जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे, उसके बाद देखिए पद नाम क्या है, कांस्टेबल का फॉर्म है ये। पे लेवल कितना है, लेवल 3 का जॉब है ये। प्रारंभिक वेतन 21,700 होता है। चिकित्सीय मानक B1 चाहिए, B1 चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो क्या होना चाहिए, B1 होना चाहिए। A2 A3 B1 B2 ये सब जो होता है आई का, वो क्या होना चाहिए, B1 होना चाहिए। उसके बाद एज जो है 18 से 28 वर्ष, 18 से 25 होता था, 18 से कितना होता था, 25 होता था। लेकिन कोविड के कारण यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इसमें कोविड-19 महामारी के कारण एक बार उपाय के रूप में निर्धारित आयु सीमा से परे आयु में 3 वर्ष की छूट शामिल है, यानी कि 18 से 25 होना चाहिए। तो 3 साल का क्या किया गया है, छूट दिया गया है कोरोना के कारण, इसलिए 18 से 28 रखा गया है। टोटल सीट कितना है, तो टोटल सीट आपका हो जाएगा 4208 सीट है कांस्टेबल का। आगे हम लोग देखेंगे, इसमें क्या दिया हुआ है, निःशुल्क रेल यात्रा सुविधा। निःशुल्क रेल यात्रा सुविधा भी इसमें दिया गया है। किनको किनको दिया गया है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों अनुरोध पर के लिए स्वीकार्य निःशुल्क स्लीपर क्लास रेलवे पास। स्लीपर क्लास का रेलवे पास दिया जाएगा। इसमें किसको किसको दिया जाएगा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC ST को दिया जाएगा। SC और ST कैटेगरी वाले छात्रों को ये सुविधा मिलेगा। इसमें क्या होगा, उनके विवरण और ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत वैध जाति प्रमाण पत्र के आधार पर उनके ई-कॉल पत्र के साथ प्रदान किया जाएगा। ठीक है। रेलगाड़ी आरक्षण और यात्रा बुक करते समय मूल SC ST समुदाय प्रमाण पत्र उम्मीदवार की वास्तविकता सत्यापन के लिए संबंधित अधिकृत रेलवे कर्मचारी को दिखाया जाना है। इस मुफ्त यात्रा सुविधा के किसी भी दुरुपयोग, भविष्य की परीक्षाओं के लिए रोक सहित चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा। मतलब इसका जो आपको दिया जाएगा निःशुल्क रेल यात्रा, इसका दुरुपयोग नहीं करना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मेडिकल फिटनेस मानक। मेडिकल फिटनेस मानक तो अभी हम लोग बताए थे कि ये क्या होना चाहिए, B1 कैटेगरी होना चाहिए। ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, B1 होना चाहिए। एज लिमिट हम लोग देख लिए हैं कि 18 से 25 होता था। एज लिमिट कितना होता था, 18 से 25 को कोविड के कारण क्या कर दिया गया, 18 से 28 कर दिया गया है। 3 साल इसमें बेनिफिट मिला है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि SC ST समुदाय को ऐसे कितना साल का छूट होता है, अधिकतम 5 साल का छूट मिलता है ऊपरी आयु सीमा में। अन्य पिछड़ा वर्ग को जो NCL होते हैं, नॉन क्रीमी लेयर वाले होते हैं, उनको 3 साल का छूट मिलता है। इस तरह से ये छूट दिया हुआ है। परीक्षा शुल्क की बात करें तो परीक्षा शुल्क कितना लगेगा, सभी वर्ग OBC और जनरल और OBC और जनरल को क्या लगेगा, 500 रुपया लगेगा। और पहले चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा में शामिल होने पर 500 में से 400 आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। उसके बाद SC ST और भूतपूर्व सैनिक, महिलाओं, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को सिर्फ कितना लगेगा, तो यहाँ पे लगेगा 250 रुपया लगेगा मात्र। ठीक है, 250 रुपया लगेगा। और पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा में शामिल होने पर पूरे के पूरे पैसा, यानी कि जो लागू बैंक प्रभार काट करके पूरा पैसा 250 में रिटर्न कर दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेवारत कर्मचारियों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC जो होता है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो होता है, तो ये लगेगा जो क्या कर रहे हैं, अभी कोई जॉब में है, सरकारी जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो उनको अगर RPF कांस्टेबल के लिए जाना है तो उनको NOC लगेगा। ठीक है। उसके बाद देखेंगे भर्ती प्रक्रिया, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, केवल ऑनलाइन आवेदन इसमें लिया जाएगा अभी। ठीक है। उसके बाद पहला चरण में क्या होगा, कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, CBT जो होता है वो होगा। ठीक है। उसके बाद PET होगा। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या किया जाता है, थर्ड स्टेप में जो होता है DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दस्तावेज सत्यापन होता है।
कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो होगा सीबीटी जो होगा वो किस लेवल का होगा, तो 10th लेवल का होगा, 10th यानी मैट्रिक स्तर का होगा। इसमें समय जो होगा 90 मिनट यानी 1.5 घंटा का होगा। कुल प्रश्न कितना होगा, 120 होगा। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 120 होगी। उसके बाद क्या है कि नेगेटिव मार्किंग के लिए यानी कि सही उत्तर पर 1 अंक दिया जाएगा, सही उत्तर होने पर 1 अंक दिया जाएगा। अगर कोई प्रश्न को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उनको काउंट नहीं किया जाएगा और उसके लिए ना तो नंबर दिया जाएगा, ना ही नंबर को काटा जाएगा। ठीक है। नकारात्मक यानी कि अंकन, गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन दिया जाएगा 1/3, 1/3 अंक काट लिया जाएगा, यानी कि 3 गलत होने पर 1 नंबर कट जाएगा आपका। और उसके बाद डी में क्या दिया हुआ है कि कई शिफ्ट में आयोजित सीबीटी के लिए अंकों का सामान्यीकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अगर बहुत सारे शिफ्ट में आयोजन होता है तो क्या होगा, इसके लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। उसके बाद क्या है कि जो पात्रता के लिए न्यूनतम पास प्रतिशत है यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल के लिए 35% न्यूनतम है, एससी एसटी के लिए 30% है। सीबीटी के लिए पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस जो है सीबीटी का वो क्या होगा, अंक गणित यानी 35 नंबर का होगा। अंक गणित जो होगा वो क्या होगा, 35 नंबर का होगा। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, इसमें आपसे पूछा जाएगा अंक गणित में संख्या प्रणाली यानी नंबर सिस्टम, पूर्ण संख्या पूछा जाएगा, होल नंबर, दशमलव और भिन्न पूछा जाएगा, और संख्याओं के बीच संबंध पूछा जाएगा, मौलिक अंकगणितीय संचालन, प्रतिशत पूछा जाएगा आपको, अनुपात समानुपात रेशियो प्रोपोर्शन पूछा जाएगा, औसत यानी एवरेज पूछा जाएगा, ब्याज पूछा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि पूछा जाएगा। उसके बाद छूट जो होता है डिस्काउंट वो होगा। तालिकाओं और रेखांकनाओं का उपयोग यानी कि स्टैटिक्स क्वेश्चन आएगा। क्षेत्रमिति मेंसुरेशन पूछा जाएगा। समय और दूरी यानी कि टाइम एंड डिस्टेंस से पूछा जाएगा। ये सारी चीज़ें आपका जो आएगा अंकगणित से। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का भी 35 अंक का आएगा, यानी 35 क्वेश्चन आएगा। एनालॉजी जो आएगा, समानताएँ और अंतर आएगा। स्थानिक दृश्य से पूछा जाएगा, ठीक है। और स्थानिक अभिविन्यास से समस्या समाधान विश्लेषण से निर्णय लेने पर प्रश्न, दृश्य स्मृति, भेदभावपूर्ण अवलोकन, संबंध अवधारणाएं, अंकगणितीय तर्क, मौखिक और चित्रा वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्याएं, श्रृंखला, गैर मौखिक श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग से भी पूछा जाएगा, कथन निष्कर्ष भी रहेगा। और क्या है, सिलोजिस्टिक तर्क पूछा जाएगा। ये सारे सिलेबस रीजनिंग से रहेगा, ठीक है। ये सारे सिलेबस रीजनिंग से रहेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे सामान्य जागरूकता जो है वो 50 अंक का होगा। सामान्य जागरूकता कितने अंक का होगा, 50 अंक, यानी 50 यहाँ से हो गया, 35 और 35 70, 70 और 50 कितना हो गया, 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, 90 मिनट टाइम दिया जाएगा, ठीक है। सामान्य जागरूकता में क्या आएगा, सामान्य जागरूकता से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसको जीए बोलते हैं, ठीक है, जनरल अवेयरनेस। तो इसमें जो क्वेश्चन रहेगा वो कितना रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेगा। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा कि प्रश्नों का उद्देश्य उम्मीदवारों के आसपास के पर्यावरण और समाज के लिए इसके अनुप्रयोग के बारे में सामान्य जागरूकता का परीक्षण करना होगा, ठीक है। आसपास आपकी क्या घटनाएं वर्तमान में घटित हो रही है उसके बारे में पूछा जाएगा। वर्तमान घटनाओं के ज्ञान और रोजमर्रा के अवलोकन और अनुभव के ऐसे मामले का परीक्षण करने के लिए जैसा कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से उम्मीद की जा सकती है, ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षण में भारतीय इतिहास, कला और संस्कृति, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामान्य राजनीति, भारतीय संविधान, खेल, सामान्य विज्ञान आदि से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी और शारीरिक माप पीएमटी। इसमें क्या होगा कि जो सीबीटी पास करके आएंगे उसका 10 गुना विद्यार्थी को, 10 गुना स्टूडेंट को क्या किया जाएगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी और पीएमटी और फिर डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसमें भूतपूर्व सैनिक को पीईटी से क्या किया जाएगा, भूतपूर्व सैनिक को पीईटी से छूट दी जाएगी, हालांकि उन्हें पीएमटी देना होगा। पीएमटी में क्या किया जाएगा, सिर्फ फिटनेस को देखा जाएगा, ठीक है, उसमें दौड़ वगैरह जो है वो नहीं किया जाएगा। यदि उपर्युक्त शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार में से अपेक्षित संख्या में उम्मीदवार पीईटी और पीएमटी की अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं तो पुरुष, महिला और भूतपूर्व सैनिकों के किसी भी संवर्ग समूह की कमी है तो 10 गुना सीमा के अतिरिक्त क्या किया जाएगा, उम्मीदवारों को इसके लिए चयन किया जाएगा। किसके लिए, पीईटी और पीएमटी के लिए, दूसरे दौर में, ठीक है, दूसरे दौर के लिए बुलाया जाएगा। पीईटी पीएमटी की अधिकतम 2 राउंड ही होगा। अधिकतम कितना राउंड होगा, 2 राउंड होगा। पीएमटी के दूसरे दौड़ के बाद महिला और भूतपूर्व सैनिक की रिक्तियों को नहीं भरा जाएगा, यानी कि दूसरा राउंड के बाद जो है अगर सीट महिला और भूतपूर्व सैनिक का रिजर्व सीट खाली रह जाता है तो उसको दूसरे राउंड के बाद नहीं भरा जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, रिक्त पदों को संबंधित श्रेणी के पुरुष उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा, यानी जो महिला और पूर्व सैनिक का जो सीट खाली रह जाएगा तो वो जो कैटेगरी का खाली रह गया है उस कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी द्वारा उस सीट को भरा जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है और सामान्य योग्यता होगी, ठीक है, यह सामान्य योग्यता होगी, कोई अंक नहीं दिया जाएगा, यानी कि पीईटी और पीएमटी में अंक नहीं दिया जाएगा जैसे बिहार पुलिस वगैरह में दिया जाता है अंक, तो उस तरह से ये क्या होगा, सिर्फ पास करना रहेगा, क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, इसमें अंक मार्क्स नहीं दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे
लॉन्ग जंप जो होगा वो 14 फीट होगा, हाई जंप जो होगा वो 4 फीट होगा। कांस्टेबल कार्यकारी महिला, इसके लिए क्या होगा कि दौड़ जो है वो 800 मीटर का होगा। दौड़ कितने मीटर का होगा? महिला वर्ग के लिए 800 मीटर का होगा, जिसको 3 मिनट 40 सेकंड में करना होगा। लॉन्ग जंप जो होगा वो कितना होगा? लॉन्ग जंप 9 फीट का होगा। और हाई जंप जो होगा वो कितना होगा? महिला कैटेगरी के लिए 3 फीट होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हाइट को लेकर के, तो हाइट जो है वो ओबीसी कैटेगरी के लिए, यूआर के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए पुरुष को कितना चाहिए? 165 सेंटीमीटर कम से कम, और महिला 157 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद एससी एसटी का जो है वो क्या होना चाहिए? एससी एसटी को 160 सेंटीमीटर, और महिला को कितना? 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, और ये जो है गढ़वालिया हो गया, गोरखा हो गया, मराठा, डोगरा, ये सब जो कैटेगरी दिया गया है, इसके पुरुष अभ्यर्थी को 163 होना चाहिए और महिला अभ्यर्थी 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद दिया गया है नोट में, क्या दिया गया है? 1600 या 800 मीटर स्पर्धा के लिए केवल एक मौका दिया जाएगा, यानी दौड़ के लिए एक ही मौका दिया जाएगा, इससे एक्स्ट्रा चांस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद शेष स्पर्धाओं अर्थात लंबी कूद, ऊंची कूद के लिए उम्मीदवारों को प्रत्येक को 2-2 मौका दिया जाएगा। लॉन्ग जंप, हाई जंप को प्रत्येक में क्या दिया जाएगा? 2-2 मौका दिया जाएगा। ठीक है, पूर्व सैनिकों को पीईटी से छूट दी जाएगी, हालांकि उन्हें पीएमटी लेना होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे दस्तावेज सत्यापन, डीवी जो होगा। डीवी जो होगा उसमें क्या होगा कि सीबीटी में उम्मीदवार के प्रदर्शन के आधार पर और पीईटी पीएमटी की उनकी योग्यता के अधीन उम्मीदवारों के दस्तावेज सत्यापन के लिए विचार किया जाएगा। ठीक है, उसमें फिर उसको बुलाया जाएगा डीवी के लिए। ठीक है, उसके बाद इस पॉइंट को देखना है, दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए के समय 100 सत्यापित फोटोकॉपी की 2 सेट, यानी कि जो डॉक्यूमेंट लगाएं उसका 2 सेट फोटोकॉपी के साथ अपने सभी मूल दस्तावेज को जमा करने होंगे। यानी कि मूल दस्तावेज जमा होगा, उसके साथ ही साथ उन सभी का 2-2 सेट फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड यानी स्वयं से साइन किया हुआ उनको जमा करना होगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है? इसके अलावा इन उम्मीदवारों को पोर्टल के माध्यम से अपने डीवी तिथि से पहले फ़ोटो और हस्ताक्षर का स्कैन की गई प्रतियां असली रंग में अपलोड करनी चाहिए। ठीक है, उन उम्मीदवारों को कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा जो दस्तावेज सत्यापन की अपनी तारीख पर अपने मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, और ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी जब्त होने के लिए उत्तरदायी होंगे। प्रमाण पत्र का प्रारूप, इसमें क्या बोला? निम्नलिखित मूल दस्तावेज साथ ही 700 सत्यापित फोटोकॉपी पीईटी पीएमटी में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के संबंध में सत्यापन के लिए आवश्यक होगी। क्या क्या जरूरी है? आयु के प्रमाण के रूप में मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, मैट्रिक का सर्टिफिकेट का यूज किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण के रूप में मैट्रिक प्रमाण पत्र लिया जाएगा। केंद्र सरकार के तहत रोजगार के लिए निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र SC ST OBC NCL उम्मीदवारों के लिए ये लगेगा। ठीक है, वो भी क्या? निर्धारित प्रारूप में। ठीक है, जो प्रारूप नीचे दिया गया है उसके उस फॉर्मेट में आपको बनवा करके जमा करना होगा डीवी के टाइम। ठीक है, प्रारूप इस PDF में लास्ट में दिया गया है, उसके अनुसार उसी फॉर्मेट में बनवाना होगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्वहन डिस्चार्ज प्रमाण पत्र देना होगा। ठीक है, 100 सत्यापित रंगीन फोटोग्राफ की 2 प्रतियाँ देना होगा, 2-2 फोटोकॉपी देना होगा। सेवारत सरकारी कर्मचारियों के मामले में वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC देना होगा। अधिवास प्रमाण पत्र जहाँ लागू हो वो जमा करना होगा। केंद्र सरकार के तहत रोजगार के लिए निर्धारित प्रारूप में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित प्रमाण पत्र देना होगा। ये सारी चीज़ें आपको डीवी के टाइम जमा करना होगा। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ नोट 2 में जो लिखा है सभी प्रमाण पत्र या तो अंग्रेजी में या केवल हिंदी में होना चाहिए, और भी कोई भाषा में है तो वो स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। या तो अंग्रेजी में होना चाहिए या फिर हिंदी में वो प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, जहाँ प्रमाण पत्र अंग्रेजी हिंदी में नहीं है, जहाँ भी जब भी आवश्यक हो सत्यापित अनुदित संस्करण हिंदी अंग्रेजी में प्रस्तुत की जानी चाहिए। ठीक है, स्वयं से सत्यापित।
ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले तैयार रखे जाने योग्य स्कैन किए गए दस्तावेज क्या क्या होना चाहिए। जेपीईजी छवि में क्या होना चाहिए, आकार 30 से 70 केबी का होना चाहिए। साइज़ कितना होना चाहिए, 30 से 70 केबी के बीच का होना चाहिए। स्पष्ट रंगीन पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ तस्वीर होना चाहिए, यदि एक सादे सफ़ेद पृष्ठभूमि के, ठीक है, बिना काला चश्मा और टोपी पहने हुए, ये सब नहीं होना चाहिए। रनिंग हैंड राइटिंग में उम्मीदवार का हस्ताक्षर स्कैन जेपीईजी फॉर्म में होना चाहिए, ये भी 30 से 70 केबी का होना चाहिए, ठीक है। अजजा प्रमाण पत्र केवल ट्रेन यात्रा के लिए मुफ्त पास अनुरोध करने वाले उम्मीदवारों के लिए पीडीएफ प्रारूपण कितना होना चाहिए, 500 केबी तक का होना चाहिए। ये सारे वेबसाइट दिए गए हैं, अलग अलग जोन का जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के दौरान अपना व्यक्तिगत मोबाइल नंबर, व्यक्तिगत ईमेल आईडी सक्रिय रखना चाहिए, क्योंकि उनके साथ सभी संचार केवल एसएमएस और ईमेल के माध्यम से होंगे। आरबी किसी भी स्तर पर मोबाइल नंबर और ईमेल पता में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा, यानी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को चेंज नहीं किया जाएगा। जो आप ऑनलाइन आवेदन करिएगा वही रहने दिया जाएगा, उसको जितना भी अनुरोध कीजिए वो चेंज नहीं किया जाएगा। उसके बाद देखेंगे परीक्षा का माध्यम। जो परीक्षा होगा वो कौन कौन से लैंग्वेज में होगा, वो इसमें दिया गया है कि अंग्रेजी, हिंदी और 13 क्षेत्रीय भाषाओं में होगा, भारतीय भाषा में। वो सारी भाषा को यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आवेदन जमा करने के बाद उम्मीदवार को पैरा 7.1 में बताए गए परीक्षा शुल्क भुगतान करना होगा, ठीक है। अगर आपको फॉर्म गलत भरा गया है तो एडिट करने का जो डेट रखा गया था उसमें प्रत्येक संशोधन के लिए, प्रत्येक अवसर के लिए कितना लगेगा आपको, 250 रुपया संशोधन शुल्क लगेगा आपको। तो फॉर्म को एकदम आराम से भरना है, हड़बड़ा के नहीं भरना है, गलती नहीं करना है, नहीं तो 250 रुपये पर चांस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ जाएगा। सीट देखिए किस तरह से बांटा गया है। तो अनारक्षित यूआर का जो है 1450 है, अनुसूचित जाति के लिए 536, अनुसूचित जनजाति के लिए 268, ठीक है। और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को 966, ईडब्ल्यूएस को 357, कुल कितना है 3577 है, ठीक है। उसके बाद अनारक्षित महिला के लिए 256 है, 95 अनुसूचित जाति के लिए है, और यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लिए 47 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्या है 170 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 63 है, कुल कितना है 631 है। भूतपूर्व सैनिक के लिए 420 सीट, यानी कि कुल सीट का कितना परसेंट, 10% रिजर्वेशन है। उसके बाद देखिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए किस फॉर्मेट में प्रारूप में होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र, तो ये फॉर्मेट भी दिया गया है, ठीक है। पीडीएफ में दिया गया है, लास्ट में देख लेंगे सभी लोग। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि ये ओबीसी एनसीएल का के लिए ओबीसी एनसीएल का प्रारूप दिया गया है, इसी फॉर्मेट में बनवाना है डीवी के टाइम में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में। और अगर आप लोग आवेदन करते समय दे देते हैं तो और अच्छी बात है। उसके बाद आपको ये सारा जो एनसीएल वगैरह के लिए जो दिया हुआ है फॉर्मेट, ये सब आपको बनवाना है। ये ईडब्ल्यूएस का है फॉर्मेट, ये सारे फॉर्मेट में क्या करना है, बनवा करके आपको डीवी के टाइम में देना होगा। इस तरह से हमने आरपीएफ कांस्टेबल के पूरे ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डिटेल से हम लोगों ने देखा। तो आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा है, अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।